गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण में रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं और कुछ इम्पोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का जिक्र करेंगे। इसमें हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि किसी रासायनिक समीकरण को लिखने के बाद या किसी रासायनिक समीकरण से हमें क्या क्या सूचनाएं प्राप्त होती है। तो सबसे पहले रासायनिक समीकरण की परिभाषा आप लोगों को बताया गया होगा कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के तत्वों और उत्पाद के तत्वों को संकेतों या सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त निरूपण करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के तत्वों और उत्पाद के तत्वों को संकेतों या सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त निरूपण करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। आज हम लोग अध्ययन करते हैं कि रासायनिक समीकरण से क्या क्या सूचनाएं प्राप्त होती है। रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं निम्नलिखित है, जिसमें पहला है यह अभिकारकों एवं प्रतिफलों की जानकारी देता है कि जो रासायनिक समीकरण लिखते हैं उसमें अभिकारक कौन है और उसमें प्रतिफल कौन है। अभिकारक जो हो गया, रासायनिक समीकरण के बाएं पक्ष को अभिकारक कहते हैं और रासायनिक समीकरण के दाएं पक्ष को उत्पाद कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण से सबसे पहली सूचना हम लोग को जो प्राप्त होती है कि इसमें अभिकारक कौन है और उत्पाद कौन है। दूसरा, यह अभिकारकों और प्रतिफलों के मोलों के अनुपात की जानकारी देता है। पदार्थ की मात्रा को हम लोग मोल के रूप में मापते हैं, उसका मेजरमेंट जो होते हैं वह मोल के रूप में करते हैं। तो अभिकारक के पदार्थ का कितना मोल है और उत्पाद के पदार्थ का कितना मोल है, इसकी जानकारी हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं रासायनिक समीकरण से। तीसरा है, रासायनिक समीकरण से क्या प्राप्त होता है, यह अभिकारकों और प्रतिफलों के द्रव्यमानों के अनुपात की जानकारी प्रदान करता है कि अभिकारक का कितना द्रव्यमान है और उत्पाद का कितना द्रव्यमान है, दोनों के बीच में अनुपात कितना है, इसकी जानकारी जो होती है हम लोगों को रासायनिक समीकरण से प्राप्त होती है। अगला, यह गैसीय अभिकारकों और प्रतिफलों के आपेक्षिक आयतन की जानकारी देता है। यह कि जो गैसीय रूप में होता है अभिकारक, उसका आयतन कितना है और प्रतिफल का आयतन कितना है, इन दोनों आयतनों का जानकारी प्रदान करता है। इसके बाद यह अभिकारकों के रूप में भाग लेने वाले पदार्थ और प्रतिफल के रूप में जो पदार्थ का निर्माण होता है उसकी जानकारी प्राप्त करता है। अभिकारक के रूप में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और उत्पाद के रूप में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं, इसकी भी जानकारी हमको रासायनिक समीकरण से प्राप्त होती है। रासायनिक समीकरण से क्या क्या प्राप्त होता है, तो रासायनिक समीकरण से निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त होती है, जिसमें पहला है कि रासायनिक समीकरण से अभिकारक के कौन कौन से अभिकारक है और उत्पाद कौन कौन से है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके बाद अभिकारक के मोल की संख्या कितनी है और उत्पाद के पदार्थ की मोल की संख्या कितनी है, इसकी भी जानकारी प्राप्त करते हैं। और तीसरा जो है, इसमें प्राप्त करते हैं कि अभिकारक का द्रव्यमान कितना है और उत्पाद का द्रव्यमान कितना है, उसका अनुपात कितना है, ये भी जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। और चौथा जो है कि यह अभिकारक जो है गैसीय रूप में है तो उसका आयतन कितना है और प्रतिफल रूप में है तो उसका आयतन कितना है, इसकी भी जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। इसके बाद जो पांचवा है कि अभिकारक के रूप में कौन से पदार्थ भाग ले रहा है और उत्पाद के रूप में कौन सा पदार्थ भाग ले रहा है, इसकी भी जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं रासायनिक समीकरण से।
इसके बाद आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जिक्र करते हैं वस्तुनिष्ठ का, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा आता है। आप लोगों का जो 10th बोर्ड का एग्जाम होता है उस एग्जाम में हमेशा इस क्वेश्चन अराइज करता है, जिसमें पहला क्वेश्चन आता है वस्तुनिष्ठ में कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जो बिना ज्वाला के जलता है। तो इसका आंसर होगा कि कोयला एक ऐसा पदार्थ है जो बिना ज्वाला के जलता है। आपसे क्वेश्चन पूछे 4 वस्तुनिष्ठ ऑप्शन देगा, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जो बिना ज्वाला का जलता है, तो उसमें एक ऑप्शन कोयला भी होगा। तो आपको कोयला पर टिक कर देना है, अर्थात कोयला एक ऐसा पदार्थ है जो बिना ज्वाला के जलता है। अगला है कि रासायनिक समीकरण लिखते हैं। मान लीजिए कोई रासायनिक समीकरण लिखते हैं CaO प्लस CO2 CaCO3। तो रासायनिक समीकरण में जो तीर का चिन्ह है यह क्या बताता है? तो रासायनिक समीकरण में जो प्रयुक्त तीर चिन्ह होता है यह अभिक्रिया की दिशा को बताता है। रासायनिक समीकरण में जो प्रयुक्त तीर का चिन्ह होता है यह रासायनिक समीकरण की दिशा को बताता है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि जो मानव शरीर होता है उसमें जो भोजन पचता है वह कौन सी अभिक्रिया है? तो इसका आप आंसर लेंगे कि मानव शरीर में भोजन का पचना जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी है और अपघटन अभिक्रिया भी है। दोनों ऑप्शन सही है, ऑक्सीकरण वाला भी ऑप्शन सही है और वियोजन जिसका अपघटन बोलते हैं अपघटन वाला भी ऑप्शन सही है। अर्थात मानव शरीर में भोजन का पचना ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रियाएं हैं। इसके बाद अगला है कि मोमबत्ती का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो मोमबत्ती का जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है C25H52 C25H52, जिसका रासायनिक नाम होता है पेंटाकोसेन। मोमबत्ती का रासायनिक नाम क्या होता है? C25H52 इसका रासायनिक सूत्र है और इसका नाम होता है पेंटाकोसेन। इसके बाद क्या होता है कि हम लोग का जितना भी समीकरण होता है उस समीकरण से वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आता है कि ये जो समीकरण कोई लिख देगा उसमें पूछेगा यह कौन सा समीकरण में यह कौन सी अभिक्रिया है। तो आपको अभिक्रिया की परिभाषा जानना होगा कि वह संयोजन अभिक्रिया है कि वियोजन है कि अपघटन है कि विस्थापन है। इस तरह से भी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आता है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करने वाला भी क्वेश्चन आता है। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और भी आता है कि कौन सा पदार्थ जो है उसका उपचयन हो रहा है और किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है। किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है और किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। तो इसके पहले वीडियो में मैंने बताया है कि जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वह पदार्थ का उपचयन हो रहा है और जिस पदार्थ का अवकरण होता है उस पदार्थ का अपचयन हो रहा है और जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वह पदार्थ अवकारक कहलाता है और जिस पदार्थ का अवकरण होता है वह पदार्थ ऑक्सीकारक कहलाता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग बारीकी से समझिएगा। इसके बाद आप लोग अधिक से अधिक मेरे वीडियो को देखने का प्रयास करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपकी सब्सक्राइब कीजिएगा तो सब लोगों के पास ये वीडियो पहुंचेगा। अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिएगा तो अधिक से अधिक लोगों के पास वीडियो पहुंचेगा, ताकि सब लोग लाभान्वित हो सके। अधिक से अधिक स्टूडेंट इससे लाभान्वित होंगे और उसके साथ साथ एक एजुकेशन का माहौल पैदा होगा। इसलिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के पास फॉरवर्ड करें, ताकि सारे लोग इस वीडियो से लाभान्वित हो सके। थैंक यू।